हाँ तो बच्चों, आज हम आपको भारतीय राष्ट्रवाद का उदारवादी दृष्टिकोण है इसके बारे में बताएंगे। राष्ट्रवादी जो आंदोलन है इसको हम 1885 से लेकर 1905 तक का जो काल है इसको हम उदारवादी काल में शामिल करते हैं। 1906 से लेकर 1919 तक का जो समय है उसको उग्रवादी काल के रूप में देखा जाता है। और 1920 से लेकर जो 1947 तक का समय है जब हमें आज़ादी मिली उस समय को हम गांधीवादी युग के नाम से जानते हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद की जो उदारवादी जो धारा है, जो दृष्टिकोण है, इसमें वे लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, लिबरल थे। उनका जो शिक्षा दीक्षा थी पाश्चात्य दृष्टिकोण से हुई थी, वो नहीं चाहते थे कि राष्ट्रवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के गैर कानूनी या अवैधानिक साधनों का काम में लिया जाए। इसलिए क्या है कि वे अपनी मांग को मनवाने के लिए या ब्रिटिश शासकों का ध्यान भारतीयों समस्याओं की तरफ आकर्षित करने के लिए वे परंपरागत जो उदारवादी जो साधन है उनको काम में लेते थे, जैसे प्रतिनिधिमंडल भेजना, अप्लीकेशन देना, मेमोरेंडम देना। पुनर्विचार हेतु क्या है कि मेमोरेंडम देना, प्रतिनिधियों के माध्यम से वो मिलते थे। तो इस प्रकार से उनके जो साधन थे वो कंप्लीटली क्या है कि उदार संवैधानिक थे। वे किसी भी प्रकार की हिंसा के विरोधी थे, वे दबाव की नीति नहीं अपनाते थे, अपनाना चाहते थे। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि बहुत इससे लगभग 30-40 साल पहले 1857 का गदर हुआ था। तो 1857 के गदर को अंग्रेज़ों ने जिस निर्ममता के साथ उनको हटाया, निर्ममता के साथ उनकी पिटाई की गई या उनको कुचला गया, तो उदारवादी ये नहीं चाहते थे। उदारवादी जानते थे कि उनके पास अपने पास साधन नहीं है, हमारे पास उन्नत टेक्नोलॉजी के हथियार नहीं है, अंग्रेज़ों से हम सीधा नहीं लड़ सकते। इसलिए वो चाहते थे कि धीरे धीरे क्या है कि भारत का जो प्रबुद्ध वर्ग है वह भारतीयों की का इस प्रकार से लीडरशिप करे कि समय आने पर ये लोग क्या है कि पूर्ण आज़ादी की मांग कर सकें। इसलिए इस उदारवादी जो दृष्टिकोण है उसको हमें उनके जो लक्ष्य हैं, उनके जो विशेषताएं हैं, इनको हम 4-5 हिसाब से देख सकते हैं। जैसे सबसे पहली बात यह है कि जो उदारवादी जो लोग थे, अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति रखते थे। वो लोग ये मानते थे कि जो अंग्रेज जो साम्राज्य है वो उनकी अवज्ञा नहीं करते थे, वो उनके हर निर्णय को वो लोग मानते थे। यानी कहने का मतलब था कि वह अंग्रेजी साम्राज्य के अलावा किसी के प्रति भी राजभक्ति के भाव नहीं दिखाते थे। दादा भाई नेहरू जी ने तो एक बार यहाँ तक कहा था कि हम सभी को पुरुषों की भांति क्या है कि घोषित कर देना चाहिए कि हम अचूक क्या है कि राष्ट्रभक्त हैं। उसके बाद में क्या है कि जो उदारवादी जो लोग थे वो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। वो लोग कहते थे कि यहाँ जो डाइसी ने विधि की 3 हिसाब से व्याख्या की थी, तो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का संचालन डाइसी के सिद्धांतों के आधार पर होता है। तो यहाँ ये जो आपके उदारवादी जो लोग थे वो ये मानते थे कि अंग्रेज क्या है कि स्वभाव से न्यायप्रिय है। ये लोग ये भी दावा करते थे कि अंग्रेजों जितना जो न्यायप्रिय समाज है, न्यायप्रिय जो जनता है, रेस है, वो इस धरती के ऊपर कहीं नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये लोग मानते थे कि अंग्रेज स्वभाव से न्यायप्रिय होते हैं और अगर उनको भारतीय समस्याओं से अवगत करवा दिया जाए या भारत की समस्याओं को उनको वो वे महसूस करने लग जाए तो निश्चित रूप से उनका जो जजमेंट होगा वो न्याय के नियमों के अनुकूल होगा। इसलिए वो लोग ये मानते थे कि अंग्रेज एक न्यायप्रिय जाति है। और वो लोग उदारवादी जो लोग थे पाश्चात्य शिक्षा जिसे उसमें क्या है कि विश्वास रखते थे, और सभी उदारवादी जो लोग थे वो पाश्चात्य शिक्षा में पले बढ़े थे। अंग्रेजी को क्या है कि वो महत्व देते थे। और ये जो उदारवादी जो लोग थे वो क्या है कि अपनी मांग को मनवाने के लिए यहाँ तक कि क्या है कि वो ब्रिटेन भी जाते थे। ब्रिटिश प्रेस के माध्यम से वहाँ के प्रतिपक्ष से या सत्ता पक्ष के नेताओं के माध्यम से क्या है कि भारतीय जो समस्याएं थी इनका क्या है कि वो समाधान करवाना चाहते थे। उसके बाद में यह है कि जो उदारवादी जो लोग थे वो ये मानते थे कि ब्रिटेन और भारत के जो हित हैं वह क्या है कि समान है, इनमें किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड और भारत के जो हित हैं वो लगभग एकदम समान है। क्योंकि दोनों ही क्या है कि एक तराजू के 2 पलड़े हैं, तो इनके परस्पर इंग्लैंड और भारत के जो हित हैं वो उनमें किसी भी प्रकार का टकराव संभव नहीं है।
इसलिए टकराव संभव नहीं है कि दोनों के इंटरेस्ट जो है, हित है, वो क्या है कि समान है। उसके बाद में क्या है कि जैसे मैं शुरू में आपको बता रहा था कि जो उदारवादी जो लोग थे वह संवैधानिक साधनों के हिमायती थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी प्रकार की हिंसा हो, किसी भी प्रकार के गैर अवैधानिक साधनों को काम में लिया जाए। अगर अवैधानिक साधनों को ये लोग काम में लेंगे तो निश्चित रूप से अंग्रेज क्या है कि दमन करेंगे। और उस वक्त भारतीय इतने सक्षम नहीं थे कि वह ब्रिटिश साम्राज्य का क्या है कि मुकाबला कर सके। तो इसलिए क्या है कि वो जो संवैधानिक जो साधन हैं उनको काम में लेते थे। प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से क्या है कि अंग्रेजों के सामने वो लोग जाते थे, उनको प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र देते थे और क्या है कि पुनर्विचार प्रार्थना पत्र देते थे। तो यानी कहने का मतलब था कि उदारवादी जो लोग थे उनमें उनके जो साधन थे कंप्लीटली क्या है कि संवैधानिक थे। और यहाँ जो उनका जो अंतिम जो लक्ष्य था वह भारत के लिए क्या है कि स्वशासन प्राप्त करना था। मगर यहाँ जो उदारवादियों का जो लक्ष्य जो स्वशासन था वह ब्रिटिश साम्राज्य के तहत ही, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ही क्या है कि वो स्वशासन चाहते थे। इसके लिए वो क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे कि वो अंग्रेज हमें प्रशासन में क्या है कि प्रशिक्षित करें, ताकि समय आने के ऊपर क्या है कि हम लोग इतने स्वावलंबी हो जाएं कि हम अपने जो देश है इसके बागडोर खुद संभाल सकें। तो यहाँ ये जो उदारवादी जो लोग थे उनकी क्या है कि इस प्रकार से एक्सप्रेशन की जा सकती है। अब यहाँ जल्दी ही क्या है कि जो उदारवादी जो लोग थे, दादा भाई नेहरू जी थे, फिरोजा मेहता था, गोपाल कृष्ण गोखले था, न्यायवादी महादेव गोविंद रानाडे थे, और भी कई लोग हो सकते हैं। मगर निश्चित रूप से इसमें क्या, इनमें इन सभी में से गोखले महान थे। गोखले की महानता का अंदाज आप इस हिसाब से लगा सकते हो कि गांधी जी ने तक गोखले को क्या है कि अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो यहाँ अगर इनका मूल्यांकन किया जाए तो ये सही है कि यहाँ अंग्रेज क्या है कि शुरू में कांग्रेस के प्रति सहयोगी थे, मगर 1888 तक आते आते कांग्रेस उनकी राह में क्या है कि बाधा बन रही थी। मगर इसके बावजूद भी ये जो उदारवादी जो लोग थे, जो अपने हिसाब से क्या है कि साइलेंट रह के स्ट्रगल कर रहे थे, भारतीय राष्ट्रवाद की नींव की ये भूमिका अदा कर रहे थे। तो इनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप यहाँ 1892 में वहाँ क्या है कि अंग्रेजों ने एक सुधार अधिनियम क्या है कि हमारे लिए रखा था। और ये जो 1885 से 1892 7 साल के छोटी सी इतिहास में इनकी सबसे बड़ी जो आपकी उपलब्धि है वो 1892 का सुधार अधिनियम है। जहाँ तक इनका मूल्यांकन का सवाल है तो यहाँ ये सही है कि ये किसी भी प्रकार से क्या है कि हिंसक नहीं थे, अहिंसा कंप्लीटली क्या है कि संवैधानिक साधनों को काम में लेते थे। मगर यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि इनकी जो साधन थे, इनकी कार्य शैली थी, इनसे वो चिढ़कर क्या है कि इनको राजनीतिक भिक्षावर्ती का नाम देते थे, या ये कहते थे कि ये क्या इन्होंने क्या है कि अंग्रेजों के सामने सरेंडर कर रखा है, अंग्रेजों के हाँ में हाँ मिलाते हैं। भारत और क्या है कि इंग्लैंड के हित आपस में एक हो ही नहीं सकते, मगर ये क्या है कि एक होने का दावा करते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति क्या है कि राजभक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो परिणाम स्वरूप एक इस प्रकार का वर्ग ऊपर का सामने आया जिन्होंने कहा कि ये जो उदारवादी जो लोग हैं इनके आधार से स्वावलंबन प्राप्त नहीं किया जा सकता, इनके हिसाब से क्या है कि साम्राज्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। मगर इसके बावजूद भी अगर इन उदारवादियों का मूल्यांकन किया जाए तो निश्चित रूप से क्या है कि इनका मूल्यांकन भारतीय राष्ट्रवाद के लिए सकारात्मक है। इन्होंने क्या है कि रचनात्मकता पेश की। तो यह सबसे पहले तो इन लोगों ने क्या है कि भारतीय जो जनता थी उनको राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। इससे पहले क्या है कि संगठित रूप से क्या है कोई इस प्रकार के संस्थान नहीं थी जो भारतीयों के क्या है कि जगाने के लिए, जन जागरण के लिए काम करे। तो यहाँ इन लोगों ने क्या है कि आगे बढ़कर भारत का जो शिक्षित वर्ग था, भारत की जो प्रेस थी, इसके माध्यम से लोगों में क्या है कि राजनीतिक जागृति के भाव क्या है कि उन्होंने उत्पन्न किए। इसके बाद में क्या है कि जो भारत की जो समस्याएं थी, भारत की समस्या को सुलझाने के लिए ये लोग इंग्लैंड तक की यात्रा करते थे, वहाँ की प्रेस को संबोधित करते थे, वहाँ के प्रतिपक्ष के नेताओं से क्या है कि उनको क्या है कि भारतीय समस्याओं से अवगत करवाते थे। और उनका ये मानना था कि अगर उनको ये समस्याएं बता दी जाएंगी तो निश्चित रूप से क्या है कि वो इसका समाधान कर देंगे। यहाँ तक कि गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने जीवन में कम से कम 5-6 बार क्या है कि इंग्लैंड की यात्रा किए थे। इंग्लैंड की यात्रा करने का लक्ष्य उनका कोई निजी नहीं था, एक ही लक्ष्य था, वो देश के लिए क्या है कि जी रहे थे, देश के लिए क्या है कि जगाने के लिए वो लोग लड़ रहे थे। सरोजनी नायडू थी, कई लोग थे जो क्या है कि समय समय के ऊपर भारतीय समस्याओं का समाधान करने के लिए या भारतीय समस्याओं का की ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए
विदेश यात्राएं वो लोग करते थे। और इसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ क्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद के अगर अगर अपन कोई मकान बनाते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए नींव क्या है कि हम लोग खोदते हैं, नींव भरते हैं, मगर नींव में जो लगने वाला जो कंगूरा है, जो पत्थर है, वो दिखता नहीं है। और जितनी नींव मजबूत होगी, बिल्डिंग क्या है कि इमारत उतनी ही क्या है कि मजबूत होगी। तो निश्चित रूप से ये जो बात है वह क्या है कि उदारवादियों के ऊपर भी लागू होती है। इन्होंने क्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद की नींव के रूप में क्या है कि नींव की कंगूरे के रूप में इन्होंने भूमिका निभाई। इसके बाद में हम देखते हैं कि तिलक के नेतृत्व में एक उग्रवादी धारा क्या है कि राष्ट्रवाद की देखी जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1920 के बाद में जब तक गांधी जी जीवित रहे, निर्विवाद रूप से क्या है कि गांधी जी भारत के सर्वोच्च नेता रहे। और 20-25 साल तक का, 27-28 साल तक का जो समय था वो कंप्लीटली क्या है कि गांधी युग से जाना जाता है। इसलिए क्या है कि भारतीय राष्ट्रीयवादी आंदोलन को तीन हिसाब से क्या है कि बांट कर देखा जाता है। पहला उदारवादी दृष्टिकोण जो 1885 से लेकर 1905 तक माना जाता है। दूसरा क्या है कि उग्रवादी दृष्टिकोण जो 1906 से लेकर 1919 तक माना जाता है। और क्या है कि गांधी युग जो क्या है कि 1920 से 1947 तक माना जाता है। प्रत्येक जो दृष्टिकोण है, उदारवादी जो दृष्टिकोण है, इसमें उदारवादी नेताओं की भरमार थी, मगर इस निश्चित रूप से क्या है कि उनमें गोखले महान थे। जहां उग्रवादी दृष्टिकोण हम आपको कल बताएंगे तो उसमें भी कई नेता थे, मगर मुख्य रूप से लाला लाजपत राय थे जो पंजाब से थे, बिपिन चंद्र पाल थे जो बंगाल से थे, और क्या है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे जो आपके क्या है कि महाराष्ट्र से थे। मगर निश्चित रूप से इसमें क्या है कि तिलक सबसे महान थे, तिलक सबसे प्रमुख थे। और इसी प्रकार से क्या है कि गांधी युग में भी कई नेता थे, मगर निश्चित रूप से गांधी उनमें सबसे महान थे, गांधी उन सब में प्रथम थे। तो कल हम आपको क्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जो उग्रवादी जो दृष्टिकोण है वो पढ़ाएंगे। धन्यवाद।